नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वैसे लगा जो है लड़ाई रहती है हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी मैदान में है। चारों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर जब बीते 2 साल पहले शुरुआत हुई थी, तो रोमित सिंह ठाकुर एक नाम जो चर्चा में रहा पूरे हिमाचल में। फिर उन्होंने जो है कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किए और फिर स्वर्ण आयोग की मांग के बाद धीरे धीरे फिर राष्ट्रीय जो है देवभूमि पार्टी बनी और जो संगठन था जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन था, फिर जो है पार्टी बनी। और अब विधानसभा चुनाव में भी रोमित भाई, शायद आप लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। हाँ, तो रोमित ठाकुर हमारे साथ है और इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव को लेकर भी 4 लोकसभा सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं और स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। रोमित भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जो है चुनाव पर भी आएंगे। 4 लोकसभा सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन स्वर्ण आयोग की मांग जब से आपने उठाई तब से लेकर अब तक क्या उस पर भी आप अड़िग है अभी तक, और कितनी वो मांग अभी तक आगे बढ़ पाई है? देखो तोमर साहब, पहले तो आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे, दर्शक सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण आयोग का आंदोलन इस हिमाचल प्रदेश में चला, वो आंदोलन आज तक चला है, वो आंदोलन रुका नहीं। पहले जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन था, लेकिन अब जो आंदोलन है वो वोट की चोट का आंदोलन है। देखिए तोमर साहब, हर आंदोलन में कदम आगे बढ़ते हैं। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसमें नए नए कदम आपको उठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े निर्णय उसमें आपको लेने पड़ते हैं। स्वर्ण आयोग का भी एक आंदोलन ऐसा रहा कि, और जो आंदोलन चाहे 10 दिसंबर रहा, 16 मार्च रहा, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय घेराव, ये सारी चीजें जो है तोमर साहब, आप पत्रकार हैं और जब भी हम कोई किताब खोलते हैं तो पहले पन्ने के ऊपर पूरी किताब का परिचय लिखा होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब ये आपने पार्टी बनाने का निर्णय लिया, कहते हैं कि उस समय ही कुछ लोग पीछे हट गए थे, वो उन लोग नहीं चाहते थे कि राजनीति में क्षत्रिय संगठन जाए या फिर इसी तरीके से अपनी मांगों को मनवाए, क्योंकि तमाम यहाँ पर मुख्यमंत्री हमने देखे वो तमाम राजपूत समुदाय से आते हैं, मंत्री यहाँ पर राजपूत समुदाय से, तो लोग चाहते थे कि इसी तरीके से जो है अपनी मांगों को मनवाया जाए अगर हो सकता है। लेकिन कैसे आप उन लोगों को आज भी जवाब देते हैं कि क्यों आपको राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए तोमर साहब, मैंने आपको वही बोला कि आंदोलन आज भी जारी है। कितने लोग साथ थे, कितने लोग नहीं थे, या कितने लोग ये मानते थे कि बिना राजनीति के संभव नहीं। हमने हर संभव प्रयास किया। 10 दिसंबर से बड़ा उदाहरण पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग धर्मशाला पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमारे साथ धोखा किया, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया। 48 विधायक हमारे बैठे थे। क्या इन लोगों को ये नहीं लगता था कि नहीं यार, इस जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इनके हक की बात होनी चाहिए? अपने भाषणों में ये दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, क्या हमारे बारे में बात नहीं होनी चाहिए थी? हमने इन लोगों से मांगा क्या था? जितने हमारे लोग भाजपा कांग्रेस से टूटकर ही हमारे पास आए थे, उनको लगा कि समाज की बात हो रही है, और हमने की, और आज भी हम कर रहे हैं। स्वर्ण आयोग के आंदोलन के बाद जब हमारी बात को नहीं सुना गया, जयराम ठाकुर ने 3 बार वादा करके जब वो पलट गए, जब वो मुकर गए, तो कदम तो आगे बढ़ना था। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिए गए होंगे उस समय तो कि हम करेंगे जब हम आएंगे सत्ता में? आश्वासन की तो बात ही कोई नहीं थी। हमने कांग्रेस के, हम तो बराबर बोलते थे 68 विधायक में जो SC वर्ग, ST वर्ग, जनरल कैटेगरी के जो विधायक थे, OBC वर्ग के जो विधायक थे, हमने तो सबको बोला तोमर साहब, वोट तो सबका लेते हैं। अब जो SC सीट से जो चुनाव लड़ेगा वो जनरल कैटेगरी का वोट नहीं लेता क्या? OBC से जो सीट लड़ेगा वो जनरल कैटेगरी वोट नहीं लेता क्या? वोट तो सब लेते हैं। हमने बोला कि जब वोट सबने दिया तो आप सबके बारे में बात करो, लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं की। 48 विधायक जनरल कैटेगरी के थे। हमने उनको बोला कि आप हमारे बारे में बात तो करो कम से कम। इन्होंने किसी ने बात नहीं की। 16 मार्च का दिन एक ऐसा था कि जिस दिन निर्णय हुआ भी नहीं, इसके ऊपर एक सिर्फ बात हुई कि ऐसा होना चाहिए, अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो हमने वहां पर बात बोली, तो वहां पर कुछ, अब देखिए हर आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकारें कोशिशें करती हैं, भाजपा कांग्रेस ने भी प्रयास किया। तो वहां पर हमने सिर्फ ये बात बोली कि अगर हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ते और चुनाव में अपने लोगों को उतार कर अगर विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो कैसा रहेगा। तो वहां पे लोगों ने
उस बात का गलत मतलब उनको लगा और उसके कुछ बीच में थे हुड़दंग करने वाले, उन्होंने वहां पर जो माहौल खराब किया, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। सारे लोगों को पता था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अगला निर्णय क्या लेंगे, क्योंकि 4 मार्च को हमारी मीटिंग हुई थी, कम से कम 1500 पदाधिकारी हमारा उस बैठक में मौजूद था, जिसने सबने मिलकर ये हमने निर्णय लिया था। मेरे अकेले का निर्णय नहीं था, कम से कम 1500 पदाधिकारियों का निर्णय था कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हमारा अगला कदम क्या होगा। तो हमने ये निर्णय लिया था कि अगला कदम हम लोग राजनीतिक तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद अभी संगठन का अभी कितना विस्तार देख पा रहे हैं, क्या पूरे हिमाचल में हो पाया है अभी? नहीं, पूरे हिमाचल में ही है। हाँ। आज उसके बाद आप देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में मनोहर कांड हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश का कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ, हम खड़े हुए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई भी घटना हुई, चाहे आज आप देखिए रूपाला वाला हुआ कि राजपूत समाज के ऊपर बयान दिया, पूरे हिमाचल प्रदेश की कोई राजपूत सभा खड़ी नहीं हुई, देवभूमि क्षत्रिय संगठन ही खड़ा हुआ जिसने इनके पुतले जलाए, जिसने इनका विरोध किया। उससे पहले एक सहारनपुर का था, उसने राजपूत समाज के ऊपर गाली गलौज की, माताओं बहनों के ऊपर, तब हम लोग खड़े हुए। हमारा संगठन आज भी वहीं का वहीं है। तो अभी जो 4 उम्मीदवार उतारे हैं उनके साथ वो कौन है अभी उम्मीदवार, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कौन एक दो को छोड़कर जो उम्मीदवार है, थोड़ा सा आप बता पाएं कि उन उम्मीदवारों को किस आधार पर उतारा गया है, कितनी बातचीत हुई लोगों के साथ? देखिए तोमर साहब, पता पूरे हिमाचल प्रदेश में सबको है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर इस पार्टी का गठन किया गया। शिमला सीट से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, सुरेश कुमार जी हैं नाहन से, चुनाव चिन्ह है बांसुरी, वो चुनाव लड़ रहे। और उसके बाद कांगड़ा लोकसभा सीट है, चुनाव चिन्ह है बांसुरी, भुवनेश कुमार जी हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट से हमारे मंडल अध्यक्ष बल रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, चुनाव चिन्ह है बांसुरी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हमीरपुर लोकसभा सीट पे हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीप कुमार, चुनाव चिन्ह है सेब, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रचार अभियान में हम देख पा रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वैसे तो 95 लाख रुपए एक कैंडिडेट का खर्च करने की सीमा है, लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रैलियों में फूक दे रहे हैं। साहब वो तो पैसा आपको आ भी तो कहाँ से रहा है? वो भी सवाल है, लेकिन तो क्या आपको लगता है कि इन करोड़पति उम्मीदवारों के आगे आपके उम्मीदवार किस तरीके से जो है सामना कर नहीं पाएंगे? देखिए तोमर साहब, हमने तो पहले क्लियर बोला है कि हमारे जो लोग हैं वो ईमानदारी की लड़ाई और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब भाजपा कांग्रेस की जहाँ पर बात आती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इनके पास लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार इनके पास लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास एक स्वाभिमानी, एक गरीब तबके का जो आदमी है हमारे, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का है, चाहे वो स्वर्ण समाज का है, वो हमारे साथ जुड़ा है। एक रोमित भाई, गंभीर सवाल है, आने वाले समय में जो है लोगों के मन में भी रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश को कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजपूत समुदाय के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए अगर बीजेपी कांग्रेस के दायरे को अभी इसको हम बांटें, तो जब बाहर कहीं खबर जाएगी कि वहाँ पर एक संगठन है जो सिर्फ राजपूत समुदाय के हितों की बात करता है और डंके की चोट पर करता है, तो कितना समय आपको अभी लगता है कि आने वाले समय में लोग समझेंगे, अपने हितों के लिए आपके पार्टी के साथ खड़े होंगे? देखिए तोमर साहब, आप इस बात से सहमत है कि नहीं, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री देकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, शायद आप लोग भी वहां पर उपस्थित थे। पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री ने कहीं पर सामान्य वर्ग की बात की? यहाँ बात करके कहीं बात नहीं की। हिमाचल प्रदेश में नाहन आते हैं और नाहन में ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों के बच्चे गरीब हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे गरीब हैं, बनिया खत्रों के बच्चे गरीब हैं। क्यों? जो बात पूरे देश में नहीं हुई, वो बात हिमाचल प्रदेश में आके क्यों करनी पड़ी? वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ताकत है, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन की ताकत है। जो माहौल या जो आंदोलन हमने हिमाचल प्रदेश में तैयार किया था या है, वो कोई माइकल लाल नहीं कर पाया। तो तोमर साहब, आज तक विधानसभा से विधायकों, मुख्यमंत्री को विधानसभा छोड़ने के ऊपर कोई मजबूर नहीं कर पाया, हमने किया। विधायकों को, मंत्रियों को घर से निकलते हुए डर लगे, कोई माहौल तैयार नहीं कर पाया, हमने किया। विधायक मंत्री घर से निकलने से पहले पुलिस को फोन करते थे कि भाई घर का पहरा बढ़ा दो, कोई नहीं कर पाया, हमने किया। साहब, ये हमारे संघर्ष की ताकत है, हमारे लोगों के संघर्ष की, हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष की ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में आकर, नाहन में आकर सामान्य वर्ग की बात करनी पड़ी। वही तो हमारी ताकत है कि जहाँ पर
आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर आज चुनाव लड़ रही है। हमने कहा कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हमारी विचारधारा समानता की विचारधारा, कि सबको बराबर अधिकार क्योंकि मिलने उस समय ये भी एक जो है, इसको आप डाइवर्ट की कहिए कि किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अभी भी आपने कहा कि हम किसी जाति के इसमें नहीं है, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ है, जो एससी के लोग हैं उनके साथ आज भी जो भेदभाव होता है तो उसको आप नहीं उठा रहे हैं। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि हम आरक्षण के खिलाफ, हम्म। हम पार्टी के तौर पे हम भी आज डंकी की चोट पे बोलते हैं हम आरक्षण के खिलाफ। कुछ लोग जातिगत आरक्षण के खिलाफ हमें हैं तोमर साहब, और रहेंगे। कुछ लोग उस समय भी कह रहे थे कि, और आज भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा सिरमौर हो, चंबा हो, कुल्लू, वहां पर ये आरक्षण इसलिए भी जरूरी है। और लोगों ने ये भी कहा, एक अहम सवाल ये है, उस समय हम देखते थे लोग ये भी कह रहे थे कि आवाज तो आप उठा रहे हैं लेकिन आरक्षण हिमाचल से खत्म थोड़ी हो गए, तो संविधान लोकसभा राज्यसभा से बदलना पड़ेगा। और ये इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है क्योंकि आज की तारीख में भी जब आप शिलाई जाते हैं, जब आप कुल्लू जाते हैं, खाना खाने के लिए एससी के लोग अलग बैठते हैं। तो ये भेदभाव अब आज भी होता है, लोग देखिए तोमर साहब, मैं इस बात के ऊपर कि जहाँ पर आपने पहले क्षेत्र की बात की, चाहे भरमौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे किन्नौर है, वो क्षेत्र वैसा है कि जैसे हाटी का मुद्दा भी यहाँ पर चला था, वो एक क्षेत्र था कि लोगों का रहन सहन वैसा था, लोगों को सुविधाएं नहीं थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं नहीं थी, तो उसके क्षेत्र के आधार पर जो उनको सुविधाएं दी गई वो एक अलग है। लेकिन एक जाति के नाम पर जो सुविधाएं दी गई, हम ठाकुर हैं, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हम अनुसूचित जाति समाज का उम्मीदवार हम अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रहे, हम इकट्ठे बैठ के खाते पीते हैं। मतलब आपका कहना है कि, आपके कहने का मतलब है कि गरीबी जाति देख के नहीं आती, गरीबी जाति देख कर नहीं आती तोमर साहब। और जहाँ पर ये बात आती है भेदभाव की, कि देखिए बहुत जगह ऐसा है जहाँ मैं इनको गलत बोलता हूँ, इनके जो संगठन है वो संगठन भेदभाव करने का काम करते हैं, क्योंकि वो लोगों को भड़काने का काम, हमने आज तक भड़काने का काम नहीं किया। तोमर साहब, हम कई मंदिर में जाते हैं, कई मंदिर ऐसा है कि वो वहां पर सिर्फ ब्राह्मण को प्रवेश है, राजपूत हैं, हमको प्रवेश नहीं है। और वो बड़े बड़े मंदिरों में भी बड़े बड़े मंदिरों में भी है, चाहे फिर हम आप तमिलनाडु में देखें, साउथ में देखें, हमारे देवी देवताओं के मंदिर देख लीजिए, हम चलो अपने देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर राजपूत को भी प्रवेश नहीं है अंदर, तो हमें थोड़ी बोलेंगे जी हम अंदर जाएंगे। देवी देवताओं के एक मान मर्यादा है, उनकी कुछ सीमाएं और हैं, मैंने एक चीज और उनको देखी लांघने का कि प्रयास। उन एससी के लोगों में डर राजपूतों का नहीं है, वो भगवान से डरते हैं। कई दफा हमने बातचीत की, मैं तो जाता हूँ इस मुद्दे पर, मैंने बहुत जो है लोगों से बातचीत की कि छुआछूत ना हो। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं एससी के लोग कि हमें कोई नहीं रोकता मंदिर में जाने से, हम डरते हैं भगवान से कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। कोई भी तो नहीं उसमें फिर रोकता, आस्था आ जाती है, तो वो उस पे हम कुछ आस्था नहीं कह है। सकते। और जो पुराने बुजुर्ग रहे हैं अनुसूचित जाति वर्ग, उनको पता था कि देवी देवताओं का एक आदर सम्मान है उनको, कि अब हर घर में बुजुर्गों के भी एक नियम है, देवी देवताओं के भी एक नियम है, सबको अच्छा बुजुर्गों। रुमित भाई, एक अपील जो आप करना चाहें जनता से, फिर चाहे कांगड़ा से देख रहे हैं, चाहे चंबा से देख रहे हैं, 1 तारीख को मतदान होना है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्या अपील आप करना चाहेंगे? खासकर अपने जो जिनके हक की लड़ाई आप लड़ते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से खासकर? जी देखिए, आप सभी दर्शकों से मेरी सीधी सी अपील है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा विकल्प बनने के लिए जा रही है। समानता की लड़ाई, समानता के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। सबको बराबर नीति, बराबर योजना, बराबर अधिकार देने की हम लोग बात कर रहे हैं। ना उम्र में भेदभाव होना चाहिए, ना फीस में भेदभाव होना चाहिए, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर आंकलन होना चाहिए। चाहे किसान है तो किसान को बराबर मूल्य में सबको बीज मिलना चाहिए। कर्मचारी की बात आती है तो अगर 3 साल में पदोन्नति का अधिकार है तो 3 साल में ही सबको पदोन्नति का अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी के नंबर ज्यादा हैं तो ज्यादा नंबर मिलने वाले को नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। ये जाति का भेदभाव हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में नहीं होना चाहिए। आज ये जो बात है, ये सिर्फ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बात करती है। भाजपा और कांग्रेस के पास सिर्फ गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, जाति, आरक्षण, धर्म, हिंदू मुसलमान के लड़ाने के पास इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं। लेकिन आज हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि समानता का अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए। और युवाओं से खासकर, कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस प्रदेश का युवा ही झेल रहा है, चाहे वो फीस में है, चाहे वो मेरिट में है, चाहे वो अपनी योग्यता का आंकलन जब उनका विफल होता है, चाहे उस स्टेज पर है। तो सिर्फ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी युवाओं के हक की बात कर रही है, इसके अलावा भाजपा कांग्रेस कोई बात नहीं। कांगड़ा, मंडी और शिमला लोकसभा सीट पर हमारा चुनाव चिन्ह है बांसुरी, और हमीरपुर लोकसभा सीट पर हमारा चुनाव चिन्ह है सेब।
1 जून को हम एक मुहिम लेकर चले, हर चूल्हे से 1 वोट की अपील हम आप लोगों से करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए 6% वोट की आवश्यकता है कि जिससे राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी स्थिर हो, हमारा जो चुनाव सिंबल है वो परमानेंट हो। तो कम से कम 6% वोट की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप हमें भरपूर अपना सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे। 1 जून को हमारे उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाएंगे और विजयी बनाएंगे और 6% वोट राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी को देंगे। ये उम्मीद मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप और भी आवाज इसी तरीके से लोगों सीधी की सी बात उठाएं। है, हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई भी स्थायी पार्टी और एक रीजनल पार्टी हिमाचल प्रदेश की नहीं है तोमर साहब। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, बिल्कुल। हर राज्य में वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं। ये दिल्ली वाले जो भाजपा कांग्रेस वाले, ये किसी भी प्रदेश की चाबी नहीं घुमा सकते वहाँ पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रीजनल पार्टी अभी तक नहीं। हम तीसरी पार्टी के रूप में हम लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता हमें सपोर्ट करेगी तो दिल्ली से इन भाजपा कांग्रेस वालों की चाबी हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक अंतिम सवाल चलते चलते, अगर आने वाले समय में बीजेपी या कांग्रेस कोई कहती है कि आपकी मांग जो सबसे ज्यादा है उस पर हम काम करेंगे, हमारे साथ आ जाइए। साहब, हमने तो रुमित सिंह ठाकुर ने तो खुलेआम बोला भाजपा कांग्रेस को कि तुम्हारे नेता अगर हमारे जनरल कैटेगरी की बात, चाहे समानता का अधिकार सबको बराबर देने की बात आती है, स्वर्ण आयोग का मुद्दा हमारे लोगों को देने की बात करती है और सबको बराबर अधिकार देने की बात करती है, तो उसी दिन राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी में ताला लगा देंगे साहब। हमारी लड़ाई हमारे लोगों के लिए है, हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के साथ कोई धोखा करेगा, हमारी लड़ाई बरकरार रहेगी, जारी रहेगी। तो इस तरीके से डंके की चोट पर, और शायद ही कोई पार्टी आपको जो है कह सके कि हम उस दिन ताला लगा देंगे अगर हमारे मांग इस तरीके से पूरी हो जाए। बिल्कुल, आज हमारे लोग प्रताड़ना में हैं, हमारे लोग आज प्रॉब्लम में हैं, उनके आंसू देखने वाला कोई है नहीं। भाजपा कांग्रेस वालों के मुद्दे सिर्फ, आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी के अगर हम भाषण सुने तो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने जो अनुसूचित जाति वर्ग और जनरल कैटेगरी को आपस में लड़ाया कि इनका आरक्षण नहीं बंटने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। आज अनुसूचित जाति वर्ग, ओबीसी और एसटी को ये मुसलमानों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी के हिंदू खतरे में है और भाजपा खतरे में है, और देश की जनता को कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। अगर आज फिर वही मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की जा रही, एक तरफ हज में मुसलमानों को करोड़ों रुपए की इनकी पैसे दिए जाते हैं, मदरसों को हाईटेक करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और जहां पर मुसलमान महिलाओं के लिए बोलते हैं हमने 3 तलाक किया। क्यों किया? अगर मुसलमान देश के लिए खतरा है तो आपने 3 तलाक का समाधान क्यों किया? अगर मुसलमान देश के लिए खतरा है तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम को आपने देश का राष्ट्रपति क्यों बनाया? अगर इस देश का मुसलमान इस देश के लिए अगर खतरा है तो मदरसों के लिए हाईटेक करने के लिए आपने पैसा क्यों नहीं दिया? और अगर मुसलमान इस देश के लिए खतरा है साहब, मैं अंत में पूछना चाहता हूँ भाजपा कांग्रेस वालों से, तोमर साहब, हमारे जो हिंदू मंदिर हैं, हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ने अपने संरक्षण में क्यों लिया? अगर हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं तो लगभग 116 करोड़ हिंदू आज इस देश में, 116 करोड़ लोगों के लिए सनातन आयोग का गठन क्यों नहीं किया? गौ माता को राष्ट्र माता इन्होंने क्यों घोषित नहीं किया? पूछे इनसे। देखिए, हम तो तोमर साहब इस बात के समर्थन में हैं कि इस देश में जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। जातियां असल में 2 हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। गरीब को गरीब बनाने की साजिशें भाजपा और कांग्रेस हमेशा से करती आई, और अमीर को अमीर बनाकर उनसे चंदा लेने की कोशिशें भी भाजपा और कांग्रेस हमेशा से इस हिमाचल प्रदेश में, इस देश में करती आई। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भाजपा बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले हैं, उसी प्रकार से जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मैं अपने प्रदेशवासियों को और जो जनरल कैटेगरी वाले हमारे हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं तुम्हें कि 1 जून को इनके सामने वाला बटन दबाते हुए एक बार जरूर ध्यान रखना मेरे साथियों कि आपके बच्चों की स्कूल की वर्दियां छीनने वाली भी यही सुक्खू सरकार है। आपके बच्चों की स्कूल फीस छीनने वाली भी यही सुक्खू सरकार है। आपके बच्चों की, गरीब बच्चों की प्राइमरी स्कूलों में स्कूल की किताबें बंद करने वाली भी यही सुक्खू सरकार है। हमने ज्ञापन दिया था कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत करो, अदर वर्ग के बच्चों को 600 रुपए भी दिया, हमारे बच्चों से वो भी सुक्खू सरकार ने छीन लिया। आज ये कहते हैं कि हम इस हिमाचल प्रदेश का विकास करेंगे। जात पात का भेदभाव ये बचपन से बच्चों के अंदर घोल रहे हैं,
और पूरे प्रदेश को आरक्षण की बेड़ियां बांधकर तोमर साहब ये आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि भाजपा और कांग्रेस इस देश को डुबोने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। अगर किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो योग्यता को आगे लाना कंपलसरी है। लेकिन हमारे देश के पहले जो एक नेता होते थे उन्होंने कहा था कि ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तोमर साहब इस देश को जाति प्रधान देश बना दिया, जो इस देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक बहुत बड़ी विडंबना इस देश के लिए है। तो इस देश में हम लोग, इस प्रदेश में हमें चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए और हर गरीब को मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग में भी जो इनके आईएएस, आईपीएस, एचएएस, इनके नेता, बड़े बड़े नेता जो गरीब अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकार खा रहे हैं उनको लात मार के बाहर निकालना चाहिए और जो उनके गरीब लोग हैं उनको उनका अधिकार देना चाहिए। भाजपा कांग्रेस वाले नहीं देंगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी वाले और रोमित सिंह ठाकुर ही देगा। ठीक है रुमित भाई, बहुत धन्यवाद आपका। तो रुमित ठाकुर हमारे साथ थे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और जो है आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि हम लगातार आपको बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम नेताओं के या फिर जो उन नेताओं के हम आपको बयान और उनके इंटरव्यूज़ दिखाते रहे हैं। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।